बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट। ये लेक्चर नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 6 को रिवाइज करना चाहूंगा। लेक्चर नंबर 6 का हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक एग्रीमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम तर राइट्स और ड्यूटीज लिखी जाती हैं कि जो पार्टनर्स होंगे वो क्या हकूक रखते हैं और उनके फराइज क्या होंगे। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में डिटेल्ड आउटलाइन होती है कि हम अपनी सारी वर्किंग पार्टनरशिप की कैसे करेंगे। तमाम तर चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। अब जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो कॉन्टेंट्स कहलाती हैं। तो लिहाजा पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम नेम ऑफ द फर्म लिखते हैं कि जो हमारा इदारा है उसका नाम क्या होगा। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, हम किस किस्म का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, वो टाइप, उसकी नेचर, वो हम लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। फिर ओरिजिन डेट कि हम बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, हमारा हेड ऑफिस कहाँ होगा, हम अपनी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर ओपन करेंगे। नेक्स्ट, जो पार्टनर्स होंगे वो कितना कैपिटल लेकर आएंगे। ये कंटेंट्स का हिस्सा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में कि कितने पार्टनर्स हैं और वो कितना कितना कैपिटल लेकर आएंगे। फिर इसी तरह वो जो कैपिटल लेकर आएंगे उसमें उनकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, ये भी पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होगी। फिर इसी तरह कोई पार्टनर पार्टनरशिप के साथ अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विस के अगेंस्ट वो सैलरी लेगा। वो सैलरी क्या होगी ये भी हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना चाहता है तो वो किस तरह से पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनेगा, ये हम पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोसीजर लिखेंगे। उसका एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, जाना चाहता है, पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना चाहता है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, प्रोसीजर रिटन होगा कि आप किस तरह से पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं। और उस सूरत हाल में उस वक्त हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस की गुडविल क्या है। गुडविल कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उस गुडविल में से जाने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है हम उसको वो हिस्सा दे सकें। फिर इसी तरह लास्ट के डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है, हम बिजनेस को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो हम पार्टनरशिप कैसे ख़त्म करेंगे, उसका सारा तरीक़ेकार, सारा मेथड लिखा हुआ होगा कि हम तमाम तर पार्टनर्स अपने बिजनेस को वाइंड अप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 6 था जो मैंने आप लोगों से रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी की डेफिनेशन है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, invisible, intangible, created by or under law with a discrete legal personality, perpetual succession and a common seal. Companies remain unaffected by the death, insanity or insolvency of an individual member. तो स्टूडेंट्स, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक शख्स की तरह है लेकिन वो आर्टिफिशियल है। अब कंपनी लॉ के तहत बनाई जाती है, कानून के तहत बनाई जाती है। आम तौर पर लॉन्ग टर्म लाइफ होती है इसकी, और इसकी कॉमन सील होती है, यानी कि स्टैंप, हम मोहर लगाते हैं अपनी जो भी हमारी वर्किंग होगी। और इसी तरह कंपनी में किसी भी शख्स के जो इसके ओनर्स हैं उनकी डेथ से, उनकी किसी डिसेबिलिटी से, उनकी इंसॉल्वेंसी से उस कंपनी पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कंपनी चलती रहेगी। हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूड सोल
प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉरपोरेशन एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो स्टूडेंट्स, सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि बनाई जाती है ताकि हम एक बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। और इसकी टाइप्स में सोल ट्रेडरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी, कॉरपोरेशन एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। अब स्टूडेंट्स, हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि कंपनी के मेरिट्स क्या क्या होंगे, फायदे क्या क्या होंगे। इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सोल ट्रेडरशिप के भी फायदे देख चुके हैं और नुकसान देख चुके, इसी तरह पार्टनरशिप के भी, और आज हम देख रहे हैं कंपनी के फायदे या नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले है एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, कंपनी वही शख्स बनाता है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग मिलते हैं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में आता है। तो जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमें बहुत सारा कैपिटल भी देना पड़ता है और इसी तरह हमें बहुत सारा कैपिटल रिसोर्सेज एक्यूमुलेट भी करने पड़ते हैं। तो कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं लार्ज रिसोर्सेज। सेकंड, हमारे पास मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडरशिप का और पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करेंगे जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करते तब तक। तो कंपनी में ये मेरिट है कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है बल्कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और इसकी इजाजत आपको लॉ दे रहा है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी बल्कि कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड हो। थर्ड बेनिफिट है कंपनी का कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आमतौर पर सोल ट्रेडरशिप की लाइफ कम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइफ पार्टनरशिप की होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कंपनीज की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे पेप्सी का मालिक कोई और था जब बनी, कोक का मालिक कोई और था, होंडा, टोयोटा, इनके ओनर्स कोई और थे। वक्त गुजरता रहा, ओनर्स की डेथ होती रही, लेकिन आप देखें कि पेप्सी भी कंटिन्यू है, कोक भी कंटिन्यू है, होंडा और टोयोटा भी कंटिन्यू है, यानी कि लॉन्ग लाइफ होती है कंपनी। फोर्थ, हमारे पास मेरिट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कंपनी में एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट क्यों होती है? क्योंकि हमने लार्ज रिसोर्सेज के साथ हम आए हुए होते हैं, हम हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स लेते हैं जो ज़्यादा सैलरीज लेते हैं और ज़्यादा सैलरीज को वो पे बैक अपने एक्सपीरियंस की सूरत में करते हैं और एफिशिएंट मैनेजमेंट की सूरत में करते हैं। अगर हम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से मुवाजना करें तो हम इतनी एफिशिएंट मैनेजमेंट सोल ट्रेडरशिप में हायर नहीं कर सकते और ना ही पार्टनरशिप में हायर कर सकते हैं उनके लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। लेकिन कंपनी में चूंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो हम एफिशिएंट मैनेजमेंट हायर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम कोई भी कमोडिटी किसी फैक्ट्री में अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सोल ट्रेडर का अगर बिजनेस होगा तो वो बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप भी बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये कंपनी ही है जो बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है। हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सी इंटरनेशनल की। पेप्सी इंटरनेशनल आप देखें इतनी बल्क प्रोडक्शन करती है कि आप कहीं पर भी चले जाएं आपको पेप्सी अवेलेबल मिलेगी। तो अब इसका मतलब है कि उन्होंने ये प्रोडक्शन की तो दूर दराज तक सहराओं में, पहाड़ों में, पहाड़ी इलाका जात में, तफरीही मकामात में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैरिज हॉल्स में एंड सो ऑन। कोई हमें ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर हमें पेप्सी इंटरनेशनल अवेलेबल ना हो।
तो ये उनकी बल्क प्रोडक्शन है। कंपनीज आम तौर पर बल्क प्रोडक्शन किया करती हैं, तो ये मेरिट है कंपनी का। बल्क प्रोडक्शन करना सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप का काम नहीं है। उनकी रिसोर्सेज उनको इस हद तक इजाज़त नहीं देती जितनी रिसोर्सेज कंपनी की इजाज़त देती हैं कि आप बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर्स का ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स, शेयर्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी में। शेयर्स दो सूरत में ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि हम जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो तब हम शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे और बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो जो कीमत उनकी बढ़ी है, लेट्स सपोज शेयर 50 रुपीज़ का था, 60 रुपीज़ का हो गया, हमने सेल कर दिया, तो हमें ये बेनिफिट हुआ 10 रुपीज़ का पर शेयर। अब जितने हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा टोटल बेनिफिट हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमें एक और बेनिफिट होता है कि हमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा, लेकिन मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं कि डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का हिस्सा है जो शेयर होल्डर को मिलता है। तो शेयर होल्डर को दो बेनिफिट्स हो सकते हैं शेयर परचेज करने के, कि एक उसको कैपिटल गेन होगा, यानी कि जब वो शेयर सेल करेगा तो उसको जो कीमत बढ़ी है वो उसको मिलेगी, जो हमने 10 रुपीज़ वाली एग्जाम्पल देखी। और इसी तरह जो कंपनी के मुनाफे का हिस्सा है वो मिलेगा शेयर होल्डर को। तो जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल कर देगा तो फिर डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा जिसके पास पहले शेयर्स थे, बल्कि जो न्यू शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि जिसके पास शेयर्स मौजूद होंगे, डिविडेंड का हकदार वही है। तो ये भी कंपनी का एक बेनिफिट है कि कंपनी में शेयर्स की जो है वो ट्रेडिंग होती है और उसके शेयर्स में जो है वो कैपिटल गेन होता है, उसके शेयर्स में जो है वो हमें डिविडेंड मिलता है, जो हमें सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में आमतौर पर नहीं मिलता। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक और बेनिफिट हमारे सामने कंपनी का कि एबिलिटी टू कोप विथ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स। स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। पहले टेक्नोलॉजी और थी, वक्त ने बताया, साबित किया कि अब हम उन प्रीवियस टेक्नोलॉजीज की बेस पर आज सरवाइव नहीं कर सकते। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू रिसर्चेस को अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकें। जबकि कंपनी के पास चूंकि लार्ज कैपिटल होता है, हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं और उसके मुताबिक उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं अपने बिजनेस में। और बिजनेस में चेंजेस लाने का मकसद ताकि मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क। कंपनी में रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है। आमतौर पर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी में रिस्क जो है वो कम होता है। जैसे हमने इसका एक बेनिफिट पढ़ा कि लिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये भी आपके रिस्क को मिनिमाइज कर रही। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट है डेमोक्रेटिक सेटअप। स्टूडेंट्स, कंपनी में हम जो काम करते हैं, हमारी मैनेजमेंट, हमारे ओनर्स मशावरत के साथ करते हैं, मशवरा करते हैं, और मशवरा करना, बातचीत करना, उसके बाद कोई फैसला लेना, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल कहलाता है। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो जो शख्स किसी से मशवरा ना करे या किसी की बात ना माने, सिर्फ अपने बताए हुए फैसले इम्प्लीमेंट करवाए, तो ऐसा स्टाइल ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहलाता है। ऑटोक्रेटिक भी एक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक भी एक स्टाइल है, लेकिन कंपनीज में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक स्टाइल चलता है, जो कि कंपनी की कामयाबी की ज़मानत भी है कि हम बेहतर बात, बेहतर मशवरा जो भी हमें दे, हम उसकी बात को सुने, समझें और कंपनी में वही इम्प्लीमेंट करें जो अक्सर लोगों की राय। लास्ट बेनिफिट सोशल बेनिफिट है। सोशल बेनिफिट क्या है? कंपनी जब बल्क प्रोडक्शन कर रही है, लार्ज रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड लायबिलिटी है, रिस्क मिनिमाइज है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, तो हमें एक और बेनिफिट भी कंपनी का मिलता है
कि स्टूडेंट्स जनरल पब्लिक को इतनी नंबर ऑफ जॉब्स सोल ट्रेडर के बिजनेस में नहीं मिल सकती जितनी कंपनी में मिल सकती हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज के लिए पार्टनरशिप में इतनी जॉब्स नहीं हो सकती जितनी उनको कंपनी में मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपनी एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है बनिस्बत सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के। तो ये एक और सोशल बेनिफिट है कंपनी का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो अपने अंदर सिर्फ खसूसियात रखती हो और उसमें कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो। तो हमें इसकी जो अच्छी बातें हैं, मेरिट्स हैं, वो तो हमने देख लिए, पढ़ लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। कंपनी हम बनाएं तो क्या सिर्फ हमें फ़ायदे ही होंगे या कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। तो जो मुमकिन नुकसानात हमें हो सकते हैं, जो हमें परेशानियां हो सकती हैं, जिन चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कंपनी के डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है डिफ़िकल्टी ऑफ फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, कंपनी बनाना आसान नहीं है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लीगल ड्यूज़ फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी बनाना हर शख्स का, आम आदमी का काम नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि लार्ज रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लार्ज रिसोर्सेज आम तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं उनके पास होते हैं। तो वो लोग बेहतर अंदाज में कंपनी बना सकते हैं और उनके लिए कदरे आसान होता है कंपनी बनाना एज कंपेयर टू वो शख्स जो फाइनेंशियली वीक। सेकंड जो डिमेरिट है वो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस दुनिया में कोई बात बड़ी बात नहीं, मैनेजमेंट और ओनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। मैनेजमेंट अपनी राय रखती है, ओनरशिप अपनी राय रखती है। ओनर्स अपने अंदाज में बेहतर कह रहे होते हैं, मैनेजमेंट अपने अंदाज में बेहतर कह रहे होते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ये दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट बाज़-औक़ात इनकी सेपरेशन की वजह भी बन जाती है। तो इनकी सेपरेशन की वजह बनना ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट हमारे पास है ईवल्स ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, फैक्ट्री सिस्टम में हमारे पास यूनियंस होती हैं लेबर की यूनियंस क्या करती हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए बात करती हैं। बाज़ों का तो वो अपने बड़े जायज़ हकूक़ पर बात कर रही होते हैं, लेकिन बाज़ों का कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के कन्विंस करने पर या उकसाने पर वो अपने इदारे, अपने कंपनी के ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं और बेजा स्ट्राइक्स करते हैं। उन स्ट्राइक्स का कंपनी को नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि कंपनी ने कमिट किया है कि वो अपनी कमोडिटीज़ या जो उन्होंने वादा किया किसी पार्टी से कि वो प्रोडक्ट्स इस तारीख तक पहुंचा देंगे, स्ट्राइक्स होने की वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाते, जिससे वो पार्टी भी नाराज़ होती है, नेक्स्ट टाइम हमारे साथ बिजनेस भी नहीं करती और बाकी लोगों को भी हमारी गुडविल और रिप्यूट के बारे में बताती है कि अगर आपने इस कंपनी के साथ काम किया तो मुमकिन है कि ये अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करे। तो ये ईवल्स मौजूद होते हैं फैक्ट्री में, ये हिस्सा है। लेबर जो है वो स्ट्राइक किया करती है और ओनर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए परेशानी का बाइस अक्सर बना कर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेकुलेशन इन शेयर्स। स्टूडेंट्स, स्पेकुलेशन इन शेयर्स क्या है? शेयर्स की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में और कोई भी अच्छी खबर या बुरी खबर, अच्छी खबर शेयर प्राइस को बढ़ा देती है, कोई बुरी खबर शेयर प्राइस को कम कर देती है। तो स्टूडेंट्स, बाज़-औक़ात मार्केट में कुछ ऐसे हमारे कंपेटिटर्स होते हैं जो गलत बयानी करते हैं, र्यूमर्स के साथ हमारी कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? र्यूमर्स फैलाकर। उन र्यूमर्स का असर हमारे शेयर होल्डर्स पर पड़ता है। वो शेयर होल्डर्स फिर हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करते और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी उस र्यूमर की वजह से उन शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपनी में
फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं। जब आप एक बहुत बड़ी बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैसिव बिजनेस है, आप अपनी मुल्क की सरहद से भी बाहर निकले हुए हैं, आपका काम, आपका सेटअप इतना ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपके पाकिस्तान के अगर 20 शहरों में आपका बिजनेस चल रहा है तो हो सकता है कि 17 जगह पर बहुत अच्छा हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उलझन ना हो, लेकिन मुमकिन है एक जगह पे, 2 जगह पे आपकी मैनेजमेंट जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखती हो और कंपनी के इंटरेस्ट को पीछे रखती हो, यानी कि आपके साथ फ्रॉड करती हो। तो ये भी एक डिमेरिट है कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या है? स्टूडेंट्स, प्राइवेसी नहीं होती कंपनी में। हमने देखा कि सोल ट्रेडर में तो होती है, लेकिन पार्टनरशिप में भी नहीं होती और कंपनी में भी सीक्रेसी या प्राइवेसी नहीं होती। जो चीज़ है हमें बाकी लोगों से डिस्कस करना पड़ती है, हमें बतानी पड़ती है, हमें समझाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में हम अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करना पड़ती हैं जो हम बाज़ों का समझते हैं कि ये हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। तो ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट हमारे पास है डिले इन डिसीजंस। स्टूडेंट्स, कंपनी में चूँकि डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, तमाम लोग मिलके फैसला करते हैं। बाज़ों का तमाम लोगों का मिलके बैठना एक जगह पर काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आपके कुछ लोग बाहर होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट स्टेशन होते हैं, बाज़ों का अदर कंट्रीज़ में होते हैं। तो जब तक वो आएंगे नहीं और बैठ के बात होगी नहीं तो आपके डिसीजंस जो हैं वो लेट हो सकते हैं। तो ये एक डिमेरिट है। फिर इसी तरह एक और डिमेरिट है कि हम इकोनॉमिक पावर को, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम इकोनॉमिक पावर को अपने पास रखें, बाज़ औक़ात अपने ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ पड़ते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ लेग पुलिंग करते हैं। तो वो बाज़ औक़ात जीत तो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल एंड रिजल्ट ये है कि वो अपनी ही कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक पावर कुछ लोग रख कर अनड्यू बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो लोग तो बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन कंपनी के लिए ये नुकसानदेह होता है। स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशंस। स्टूडेंट्स, स्टेट जो है वो गवर्नमेंट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। मैंने जैसे आपको कहा कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। गवर्नमेंट बहुत चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल रखती है कि जो आपने हमें पेपर वर्क दिया, क्या आप उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड तो नहीं कर रहे। और स्टूडेंट, इसी तरह गवर्नमेंट हमारा टैक्स भी देखती है कि हम लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं। स्टूडेंट, सोल ट्रेडर की इनकम कम होती है, उस पर रेट ऑफ टैक्स भी कम लगता है। पार्टनरशिप की इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, उस पर रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा लगता है। और इसी तरह सबसे ज़्यादा इनकम किसी कंपनी की होती है तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करती है वो कंपनी टैक्स पे करती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिमेरिट्स थे जो हमने डिस्कस किए। हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। हमारे आज के टॉपिक में हमने कंपनी की 2 डेफिनेशंस को देखा, हमने कंपनी के मेरिट्स को देखा, हमने कंपनी के डिमेरिट्स को देखा। तो स्टूडेंट्स, हम तमाम इन लेक्चर्स के साथ असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ये लेक्चर सुन के, समझ के असाइनमेंट्स बनाएं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे अंदाज में समझ में आए। और अगर ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, असाइनमेंट लिखने के बाद आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और आप विज़िट भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमें क्लियर कर दें, ये हेडिंग हमें क्लियर कर दें, ये चीज़ आप हमें प्लीज़ फिर से दोबारा बेहतर अंदाज में समझा दें। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।